हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में चर्चा करके 14 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट करंट अफेयर पर अपने इस क्लास में लोग चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर। यहाँ पर देखा जाए ये क्लास आपके यूपी पीसीएस एग्जाम के साथ साथ में अन्य एक दिवसीय महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्लास। ये ना सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए बल्कि बीपीएससी के लिए, एमपी पीसीएस के लिए, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, जो भी स्टेट पीसीएस आप देने जा रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन जो न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर होते हैं उनको यहाँ पर तैयार किया जाता है, आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और इसी कड़ी में देखा जाए तो आज हम 14 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को एक एक कर देखेंगे। सबसे पहली खबर क्या है? सबसे पहली खबर है कैलाश सत्यार्थी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए जो कैलाश सत्यार्थी हैं इनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। चर्चा करते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2026 के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार बाल अधिकारों के संरक्षण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनके जीवन भर के अनुकरणीय योगदान के लिए प्रदान किया जा रहा है। चर्चा करें तो यह पुरस्कार 24 अप्रैल 2026, ठीक है, कब? 24 अप्रैल 2026 को पुणे में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 84वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चर्चा करें वर्ष 2022 में भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में, यहां पर देखा जाए जो भारत रत्न लता मंगेशकर है इनकी स्मृति में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ठीक है, 2022 में स्टार्ट किया गया था पुरस्कार। और इसके जो प्रथम विजेता थे वो कौन थे? पहली बार ये पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए देखते हैं, ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र, उसके लोगों और समाज के निर्माण में मार्गदर्शक भूमिका निभाई हो। और इसी वजह से देखा जाए तो यह पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026, ठीक है, किसको प्रदान किया जाएगा? कैलाश सत्यार्थी को प्रदान किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर क्या है? सुसान कायल से संबंधित है। अब यहां पर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सुसान कायल बनेंगी पहली महिला सेना प्रमुख। यहां पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख कौन बनने जा रही हैं? इनका नाम है सुसान कायल। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और आज की करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने 13 अप्रैल 2026 को सुसान कायल को अपना अगला सेना प्रमुख नियुक्त करने की ऐतिहासिक निर्णय लिया है। वे जुलाई 2026 में अपना पदभार संभालेंगी। सुसान कायल ऑस्ट्रेलियाई सेना के 125 वर्षों के इतिहास में देखा जाए सेना प्रमुख बनने वाली पहली महिला होंगी। वे वर्तमान प्रमुख साइमन स्टुअर्ट का स्थान लेंगी। ठीक है, यहां पर देखा जाए उन्होंने 1987 में सेना में प्रवेश किया और रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स में अपनी सेवाएं प्रदान की। देखा जाए उनके पास अफगानिस्तान और मध्य पूर्व जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में युद्ध अभियानों का व्यापक अनुभव भी है। यहां पर चर्चा करें, सुसान कायल न केवल पारंपरिक युद्ध कला बल्कि स्पेस यानी कि अंतरिक्ष और साइबर डोमेन में भी ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बलों का सफल नेतृत्व इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, चर्चा करें तो वर्तमान में ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल जो एडीएफ है, ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स, इसमें महिलाओं की भागीदारी 21% है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया सरकार कह रही है कि 2030 तक उसका लक्ष्य है कि ये जो संख्या अभी 21% है उसको बढ़ाकर 25%। ठीक है, तो ये लक्ष्य है ऑस्ट्रेलिया सरकार का ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स में जो महिलाओं की संख्या है उनकी बढ़ाकर 25% करने का। चलिए आगे देखते हैं, कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 के बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए भारतीय नौसेना के रणनीतिक बैठक नई दिल्ली में शुरू हुई है। चर्चा करें, भारतीय नौसेना के द्वारा 14 से 17 अप्रैल 2026 तक, कब? 14 से 17 अप्रैल 2026 तक नई दिल्ली के नवनिर्मित नौसेना भवन में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक इसका आयोजन किया गया? तो 14 से 17 अप्रैल 2026 के बीच में इसका आयोजन किया गया, यानी आज ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ है। यहां पर चर्चा करें, इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में नौसेना प्रमुख एडमिरल डी.के. त्रिपाठी सहित सभी वरिष्ठ नौसैनिक अधिकारी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो सीडीएस अनिल चौहान और गृह सचिव गोविंद मोहन क्वात्रा भी यहां पर सत्रों को संबोधित करेंगे। चर्चा करें, सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री हितों और रणनीतिक विकास से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करना है और एक इसको साझा मंच प्रदान करना है। यहां पर देखा जाए जो ये बैठक हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसका मुख्य फोकस कहां कहां पर होगा? तो नौसेना के वर्तमान ऑपरेशंस की समीक्षा और भविष्य के रोडमैप तैयार करने पर मुख्य फोकस होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो ब्लू वाटर क्षमताओं का विस्तार करना और युद्ध की तैयारी को मजबूत करना मुख्य फोकस होगा। यहां पर देखा जाए जो मुख्य फोकस के अंतर्गत एआई आधारित तकनीकी और आधुनिक युद्ध प्रणालियों को अपनाने का विशेष जोर यहां पर दिया जाएगा।
ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें तीनों सेनाओं थल, जल और नभ के नागरिक एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बैठाने तथा गहन चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ देखा जाए भविष्य के खतरों पर संयुक्त रूप से यहाँ पर देखा जाए सामना करने के लिए सबको तैयार भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये है इस कमांडर कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य। और कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है? दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है? नासा का आर्टेमिस 2 मिशन। यहां पर देखा जाए, इसके पहले भी मैं आपको नासा के आर्टेमिस मिशन की सफलता के बारे में बता चुका हूं, लेकिन यहां पर कुछ फैक्चुअल पॉइंट है, उनको देख लेते हैं। नासा का आर्टेमिस सेकंड मिशन जो था ये 11 अप्रैल 2026 को 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आया है। इस मिशन को 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, कब वापस लौटा, ये डेट आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि चंद्रयान 2 था, ठीक है, चंद्रयान 3 नहीं, चंद्रयान 2 के बारे में पूछा जा चुका है आपकी परीक्षा में। ठीक, यूपीपीसीएस यहां पर देखा जाए 2019, ठीक, इसमें सवाल चंद्रयान 2 के डेट से पूछा गया था, कब लॉन्च किया गया, कब वापस आया। ठीक, यहां पर जी आगे देखते हैं। ओरियन कैप्सूल ने भारतीय समय अनुसार सुबह 5:37 पर देखा जाए तो प्रशांत महासागर में सैन डियागो तट जो है प्रशांत महासागर का, वहां पर देखा जाए सुरक्षित, यहां पर देखा जाए स्प्लैश डाउन किया, यानी कि जो विमान था आर्टेमिस 2 का जो कैप्सूल था, क्रू कैप्सूल, वो यहां पर स्प्लैश डाउन हुआ। इसका वीडियो आप जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया है। इसरो के द्वारा भी ऐसा ही परीक्षण किया गया है। जब गगन यात्री हमारे अंतरिक्ष में जाएंगे और जब वहां से वापस आएंगे तो किस प्रकार से वो सुरक्षित वापस धरती पर लैंड करेंगे, इसका प्रशिक्षण इसरो के द्वारा, परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया है। और ये जब आर्टेमिस सेकंड मिशन है, ठीक है, आर्टेमिस सेकंड मिशन, इसका जो कैप्सूल लैंड किया है उसका वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आर्टेमिस सेकंड मिशन क्रू लैंडिंग, ठीक है, तो वहां पर आपको वो वीडियो दिख जाएगा किस प्रकार से पैराशूट खुलते हैं और किस प्रकार से कितनी तेजी से वो पृथ्वी पर वापस आते हैं। ठीक है, वो वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। चलिए देखते हैं, 6 अप्रैल 2026 को इस मिशन ने पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी तय करने वाली मानव अंतरिक्ष उड़ान का नया रिकॉर्ड भी दर्ज किया है। देखा जाए तो यह 1972 के बाद चंद्रमा के सबसे करीब पहुंचने वाला पहला मानव मिशन भी है। ठीक, यहां पर देखा जाए जो आर्टेमिस 2 मिशन था, इसकी खासियत ये थी कि ये चंद्रमा पर उतरा नहीं है, ये सिर्फ चंद्रमा का चारों तरफ से चक्कर लगा के चला आया है। और जो अगला मिशन जाएगा आर्टेमिस, वहां पर देखा जाए चंद्रमा पर लोगों को उतारा भी जाएगा। ये देखा जाए तो एक परीक्षण के तौर पर था, ये जो आर्टेमिस 2 मिशन था, ये चंद्रमा पर किस प्रकार से लोगों को उतारा जाएगा, कैसी हमारी परिस्थितियां होंगी वहां पर, क्या जो वायुमंडल है या गुरुत्वीय त्वरण का वहां पर देखा जाए क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर, गुरुत्वाकर्षण का क्या प्रभाव पड़ता है, सारी चीजों का यहाँ पर देखा जाए परीक्षण किया गया है। देखते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स का गहन परीक्षण करना था, ताकि भविष्य के आर्टेमिस मिशनों में इंसानों को चंद्रमा की सतह पर उतारने की तैयारी पूरी की जा सके। ठीक है, स्पेस लॉन्च सिस्टम, रॉकेट और ओरियन यान ने यह पूरी यात्रा के दौरान कुल यहां पर देखा जाए तो 11,02,400 किलोमीटर की दूरी तय की, जो वैश्विक अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 के बारे में। यहां पर जो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 है, देखा जाए तो आयुष शेट्टी ने इतिहास रच दिया है। ठीक है, आयुष शेट्टी ने इतिहास रचा है। यहां पर चर्चा करें, भारतीय शटलर, ठीक है, भारतीय शटलर आयुष शेट्टी ने 13 अप्रैल 2026 को बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के मेंस सिंगल प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर भारतीय बैडमिंटन में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। चर्चा करें तो निंगाबो चीन में आयोजित फाइनल मैच में आयुष ने दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी शी यूकी से हार का सामना करना पड़ा। यहां पर देखा जाए जो शी यूकी है, इनसे ये पराजित हुए और जिसके चलते देखा जाए तो रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। ठीक, चर्चा करें तो आयुष शेट्टी मेंस सिंगल में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय और 61 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले एकमात्र दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। यहां पर चर्चा करें, उनसे पहले दिनेश खन्ना ने वर्ष 1965 में गोल्ड मेडल जीता था। दिनेश खन्ना आज भी इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बने हुए हैं। यहां पर चर्चा करें, आयुष ने इससे पहले 2023 में BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था तथा 2025 यूएस ओपन सुपर 300 में, ठीक है, सुपर 300 का खिताब जीतकर अंतरराष्ट्रीय धाक जमाई थी। तो इस प्रकार से यहां पर देखा जाए जो आयुष है, आयुष शेट्टी, इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा पदक जीता है ये जरूर याद रखिएगा, सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक जीता है। और गोल्ड किसने जीता है तो उनका नाम है शी यूकी। चलिए आगे देखते हैं, ब्रिटिश अभिनेता जॉन नोलन का निधन हो गया है। ठीक है, प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता
जॉन नोलन का 11 अप्रैल 2026 को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यहां पर देखा जाए जॉन नोलन विश्व प्रसिद्ध फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नोलन के अंकल हैं। ठीक है, चर्चा करें तो उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन की डार्क नाइट ट्रिलॉजी की फिल्मों जैसे बैटमैन बिगिनिंग्स एंड द डार्क नाइट राइजेस के साथ साथ लोकप्रिय टीवी सीरीज पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में यादगार किरदारों के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बैटमैन सीरीज जो थी उसमें जो ब्रिटिश अभिनेता है जॉन नोलन, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और प्रतिभाग की मतलब यहाँ पर देखा अभिनय किया था, और ये क्रिस्टोफर नोलन के अंकल हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वर कोकिला आशा भोसले का निधन हो गया है। ठीक है, महान पार्श्व गायिका आशा भोसले का 12 अप्रैल 2026 को 92 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इनका निधन हो गया। वे फेफड़ों के संक्रमण से जूझ रही थी। यहाँ पर चर्चा की जाए, उन्होंने 1943 में एक मराठी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी और 8 दशकों से अधिक लंबे करियर में 14 से अधिक भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गीतों को अपनी आवाज दी है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए आशा जी ने पॉप, गजल, शास्त्रीय संगीत, भजन, कव्वाली जैसी हर शैली में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उन्होंने ओपी नैयर, आर डी बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ बेहतरीन काम भी किए। ठीक है, साथ ही साथ कुछ सम्मान और उपलब्धि जान लेते हैं। यहां पर देखा जाए जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है आशा भोसले को कब प्रदान किया गया था? वर्ष 2000 में प्रदान किया गया था। यह आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था कब? 2008 में। ठीक है, यह आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, कि आशा भोसले को पद्म विभूषण कब प्रदान किया गया था। साथ ही साथ एक पॉइंट आपको यह याद रखना है कि ग्रेमी में नामांकन 1997 में ग्रेमी के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय गायिका कौन थी? आशा भोसले ही थी। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है और यूपीपीसीएस के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब यहां पर देखा जाए लता दी का जब देहांत हुआ था तो उनसे संबंधित सवाल भी आपके यूपीपीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था। तो इस वजह से देखा जाए तो आशा भोसले जी, उनकी बहन है, उनका निधन हुआ है, तो उनसे संबंधित सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन। चर्चा करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल यानी कि आज ही के दिन देखा जाए तो देहरादून में 12,000 करोड़ की लागत से निर्मित दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का भव्य उद्घाटन किया। यहां पर चर्चा करें, यह कॉरिडोर 213 किलोमीटर लंबा है और 6 लेन वाला एक्सप्रेस नियंत्रित, ठीक है, हाई स्पीड मार्ग है जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को आपस में जोड़ता है। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर कितने राज्यों को आपस में जोड़ता है? तो ये 3 राज्यों को आपस में, 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को आपस में जोड़ता है। 2 राज्य कौन कौन से? यूपी और उत्तराखंड। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए, ठीक है, दिल्ली। चलिए देखते हैं इस कॉरिडोर के चालू होने से दिल्ली और देहरादून के बीच की यात्रा जो 6 घंटे की पहले होती थी, यह घटकर कितना हो जाएगा? मात्र 2.5 घंटे रह जाएगा, जिससे ईंधन और समय दोनों की भारी बचत होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो यह परियोजना ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी जैसे पर्यटन केंद्रों तक पहुंच आसान बनाएगी। साथ ही साथ बागपत, शामली, सहारनपुर के किसानों के लिए कृषि उत्पादों की तेज आवाजाही और रोजगार के नए अवसर भी सुनिश्चित करेगी। देखा जाए तो यह कॉरिडोर एशिया के सबसे बड़े वन्यजीव गलियारे में से एक के पास से स्थित है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि पर्यावरण और वन्यजीव के संरक्षण को साथ साथ विकास की गति भी चालू रहे। ठीक है, विकास की गति भी जारी रह सकेगी। तो याद रखना है आपको, यहाँ पर ये जो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये कितने राज्यों से यहाँ पर देखा जाए गुजरती है। ठीक, तो आपको याद रखना। चलिए, और इसकी टोटल लंबाई भी याद रखना। लंबाई क्यों याद रखना? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ऐसा ही सवाल, ठीक, लंबाई से संबंधित सवाल यूपीपीसीएस 2018 यूपी पीसीएस 2018 सवाल क्या था? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ठीक है, यह सवाल पूछा गया था। सिर्फ प्री में ही नहीं, प्री में तो पूछा ही गया, साथ साथ यहां पर देखा जाए जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, इससे मुख्य परीक्षा में सवाल पूछा गया 2023 में। ठीक है, मुख्य परीक्षा में 2023 में। ये पॉइंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ यहां पर देखा जाए जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो यहां पर देखा जाए उत्तराखंड में इसका भारी विरोध हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जो पेड़ थे वो पेड़ों के काटे जाने के कारण, जो पेड़ थे उन पेड़ों के कटने के कारण देखा जाए तो भारी विरोध दर्ज किया गया था। तो ये सवाल आपकी परीक्षा में देखा जाए, जैसे जब पूछता है ना, आपको एग्जाम्पल लिखना था, निबंध में पूछ लिया
कि इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से पर्यावरणीय हानि, ऐसा करके कुछ सवाल आपसे पूछा या कोई क्वेश्चन पूछ लिया या कोई निबंध का टॉपिक आपको दे दिया, तो वहां पर जब आप उत्तर लिख रहे होंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। वहां मेंशन कर सकते हैं कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का जब निर्माण किया जा रहा था तो उस टाइम पर जो उत्तराखंड के जो मतलब तराई वाले क्षेत्र है, ठीक है, तो वहां पर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा था, साथ ही साथ देहरादून इत्यादि में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, ठीक है। और अब देखा जाए ये निर्मित हो चुका है, जिससे लाभ तो है लेकिन कहीं ना कहीं पर्यावरणीय क्षति भी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। हंगरी चुनाव 2026, पीटर मैगियार बने प्रधानमंत्री, ठीक है। हंगरी में देखा जाए तो पीटर मैगियार जो है ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। चर्चा करते हैं। हंगरी में लगभग 16 वर्षों की सत्ता पर काबिज विक्टर ओब्रॉन संसदीय चुनाव में हार के बाद सत्ता से बाहर हो गए हैं। 45 वर्षीय यूरोप समर्थक पीटर मैगियार, जो पीटर मैगियार हैं, इनको देखा जाए मतदाताओं ने देश का नया प्रधानमंत्री चुना है। तो याद रखना है आपको कि नए प्रधानमंत्री जब चुने जाते हैं, नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो वो पॉइंट्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन बने, पीटर मैगियार बने हैं। चलिए देखते हैं इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। पीटर मैगियार की टिसास पार्टी ने 53% वोट हासिल किए, जबकि ओब्राउन की फिदेस पार्टी ने केवल 38%, महज 38% वोट हासिल किए थे। यहां पर देखा जाए मैगियार की जीत को यूरोपीय संघ के साथ हंगरी के संबंधों में सुधार और देश के लोकतांत्रिक नीतियों को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें तो हो गई जो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स की है, उनसे संबंधित हो गया। लेकिन आपको सिर्फ यहां पर ये पॉइंट याद रखना है कि हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, पीटर मैगियार बने। चलिए आगे देखते हैं। भारत में बनेंगे F414 इंजन। अब ये जो तेजस में इंजन लगा होता है वो होता है 414 इंजन। यहां पर देखा जाए इसके लिए जो जनरल इलेक्ट्रिक है और HAL के बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है, ठीक है। तो भारत में बनेंगे F414 इंजन। यहां पर देखें जनरल इलेक्ट्रिक और HAL के बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर। चर्चा करते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में हुए समझौते के तहत अब भारत में F414 जेट इंजन का निर्माण किया जाएगा। यहां पर चर्चा करें। इस सौदे के अंतर्गत अमेरिका भारत को 80% निर्माण तकनीकी और बौद्धिक संपदा अधिकार हस्तांतरित करेगा। किसी भी गैर नाटो देश के लिए अमेरिका का यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ है। यहां पर चर्चा करें। यह शक्तिशाली इंजन विशेष रूप से HAL तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमान के लिए विकसित किया जाएगा, जो वर्तमान तेजस मार्क 1 की तुलना में अधिक उन्नत और शक्तिशाली होंगे। यानी कि जो तेजस मार्क 2 विमान हम लोग विकसित कर रहे हैं उसमें देखा जाए ये इंजन लगाया जाएगा। चलिए देखते हैं। स्वदेश में इंजन निर्माण से तेजस कार्यक्रम में तेजी आएगी, जिससे भारतीय वायुसेना की फाइटर स्क्वाड्रन की जो कमी है उसको दूर करने में बड़ी मदद मिलेगी। यहां पर चर्चा करें। यह समझौता भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को ऊंचाई पर ले जाने के साथ साथ में देश की एरोस्पेस इंजीनियरिंग व तकनीकी क्षमता को वैश्विक स्तर पर मजबूती भी प्रदान करेगी। चलिए आगे देखते हैं रोमन गॉफमैन के बारे में। स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर के यहां पर देखा जाए जो अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित ये पॉइंट है, और अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस टाइम पे। देखा जाए जिस प्रकार से ईरान इजराइल का जो वॉर है वो चल रहा है, उस कड़ी में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर देखा जाए जो मोसाद है, ठीक है, मोसाद जो खुफिया एजेंसी है इजराइल की, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मोसाद। और उसके देखा जाए तो नए प्रमुख कौन बन गए हैं, इनका नाम है रोमन गॉफमैन। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहां पर चर्चा करें तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मेजर जनरल रोमन गॉफमैन को इजराइल के प्रतिष्ठित खुफिया एजेंसी मोसाद का अगला निदेशक नियुक्त किया है। यहां पर चर्चा करें। इस नियुक्ति को आधिकारिक समिति की मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर स्वीकृति प्रदान किया है। रोमन गॉफमैन पिछले 2 वर्षों से प्रधानमंत्री की सैन्य सचिव के रूप में सेवा दे रहे हैं और उनके पास युद्ध कला तथा सैन्य रणनीति की व्यापक अनुभव भी है। इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक खुफिया संचालन को और अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से यह नियुक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मास्टर्स टूर्नामेंट 2026। अब ये जो मास्टर्स टूर्नामेंट 2026 है, आइए इसके बारे में पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। देखते हैं रॉरी मैकइलरॉय, ठीक है, रॉरी मैकइलरॉय जो है, इन्होंने ऐतिहासिक प्रदर्शन यहां पर किया है मास्टर्स टूर्नामेंट 2026 में। उत्तरी आयरलैंड के दिग्गज गोल्फर हैं रॉरी मैकइलरॉय। इन्होंने 91 खिलाड़ियों के बीच कड़ी स्पर्धा में 2026 मास्टर्स टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है, ठीक है। और इस जीत के साथ उन्होंने लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित ग्रीन जैकेट हासिल की है। वे टाइगर वुड्स, निक फॉल्डो, ठीक है, और जैक निकलॉस के बाद देखा जाए इन तीनों लोगों के बाद लगातार 2 बार मास्टर्स
जीतने वाले, यानी कि 2 बार मास्टर्स टूर्नामेंट जीतने वाले ये चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह टूर्नामेंट जॉर्जिया यूएसए के ऑगस्टा नेशनल गोल्फ क्लब में आयोजित किया गया था। साथ ही साथ जो विजेता है रॉरी मैकइलरॉय, इनको देखा जाए तो $4.5 मिलियन, लगभग 37 करोड़ रुपए मिले हैं इनामी राशि में। जबकि उप विजेता कौन रहे, स्कॉटी सेल्फर, इनको देखा जाए $2.43 मिलियन, यानी कि लगभग 20 करोड़ रुपए की इनामी राशि प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि गोल्फ जो है, आपको लगता भले होगा कि गोल्फ एक स्टिक लिया है खेल रहे हैं, लेकिन देखिए कितना महंगा खेल है। चलिए आगे चर्चा करते हैं रण संवाद 2026 त्रिसेवा सेमिनार के बारे में। यहां पर देखा जाए जो रण सेवा संवाद है, इसके बारे में चर्चा करें तो वायु सेना प्रशिक्षण कमान बेंगलुरु में 9 से 10 अप्रैल 2026 को 2 दिवसीय त्रिसेवा यानी कि ट्राई सर्विस सेमिनार रण संवाद का आयोजन किया गया था। देखा जाए तो इस वर्ष का थीम क्या था, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। ठीक है, मल्टी डोमेन ऑपरेशन एंड इंपेरेटिव फॉर एड्रेसिंग कन्वेंशनल एंड इर्रेगुलर थ्रेट्स, ये इसका थीम था। इसी थीम पर देखा जाए रण संवाद 2026 का आयोजन किया गया था। चलिए देखते हैं। इसका प्राथमिक लक्ष्य पारंपरिक और अनियमित खतरों से निपटने के लिए भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल और संयुक्त रणनीति को बनाना था। सेमिनार में भूमि, वायु, समुद्र के साथ साथ में साइबर, अंतरिक्ष और संज्ञानात्मक डोमेन को कवर करते हुए युद्ध की आधुनिक रूपरेखा पर चर्चा की गई है। यहां पर देखा जाए यह आयोजन भविष्य के युद्धों के लिए सुरक्षा बलों को तैयार करने और मल्टी डोमेन कॉन्फ्लिक्ट की चुनौतियों को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, उन सब पे हमने चर्चा किया। कुछ प्रश्न है, आइए उन प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। पहला सवाल क्या है, कैलाश सत्यार्थी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है, खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, बाल अधिकार सामाजिक न्याय के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में। दूसरा सवाल है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख कौन बनने जा रही है, जूलिया गिलार्ड, यहां पर देखा जाए सुसान केलॉय या फिर कैटी विल्सन, लिंडा रेनॉल्ड्स। आगे चर्चा करें। तीसरा सवाल है, आर्टेमिस 2 मिशन किस का मुख्य उद्देश्य क्या था, आर्टेमिस 2 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, मंगल ग्रह पर उतरना, सैटेलाइट लॉन्च करना, लाइफ सपोर्ट सिस्टम का परीक्षण करना या स्पेस स्टेशन का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने, यहां पर देखा जाए कादम्बी श्रीकांत, ठीक है, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी या एच.एस. प्रणय। यहां पर पूछा है कि पहले सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने। अभी तक यहां पर देखा जाए एक व्यक्ति ने गोल्ड जीता है और 65 सालों बाद किसी ने सिल्वर जीता है, तो आपको नाम बताना है। चौथा सवाल क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच समझौता किसके निर्माण से संबंधित है, ड्रोन के निर्माण से, मिसाइल के निर्माण से, F414 जेट इंजन के निर्माण से या हेलीकॉप्टर के निर्माण से। तो ये है 5 सवाल। ठीक है, 5 क्वेश्चन। इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे ही डेली करंट अफेयर अपडेट्स और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर होती हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप इस क्लास को प्रतिदिन फॉलो कर सकते हैं। इसकी क्लास पीडीएफ और एमसीक्यू तो आपको ऐप पर ही मिल जाएगा, इसकी क्लास पीडीएफ जो है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।